बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एहतसाब के साथ मैं हूं फरहाना कौसर। नाज़रीन, मुल्क की अगर बात की जाए तो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। तमाम आवाम परेशान हाल हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत शायद किसी मुआवजे के इंतज़ार में है कि कोई मुआवजा होगा और मुल्की हालात खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे। क्या आटा, चीनी और तेल तक आवाम की रसाई हो सकेगी? और इसके साथ साथ मुल्की हालात का जायज़ा लिया जाए तो तमाम के तमाम लोग सस्ते आटे के चक्रों में ख्वार होते हुए नज़र आते हैं और पूरे पाकिस्तान में आवाम हर जगह पे मौजूद है जो लाइनों में लगी हुई है और सस्ता आटा लेने के लिए कोशिशें करती हुई नज़र आती है। नाज़रीन, अगर हम लोग मुख्तलिफ शहरों की बात करें तो वहाँ से जो रिपोर्ट्स आई हैं, मरी की बात की जाए, इसी तरह से हम लोग दादू की बात करें, फैसलाबाद की बात करें या दूसरे शहरों की बात करें, पेशावर की और बलूचिस्तान की, तो अवाम एहतजाज करती हुई नज़र आती है और उनको इस बात का यकीन है कि शायद वो एहतजाज करेंगे तो उनको सस्ता आटा मिल जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि अपने पसंदीदा लोगों तक आटे की फराहमी तो मुमकिन बनाई जा रही है और वो उसको ब्लैक में बेचते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आवाम की सुनवाई कहाँ पे होगी और कैसे होगी ये आवाम नहीं जानते। इस पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले अपने प्रोग्राम में मौजूद मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा दूं। सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं तौसीफ़ ज़मान, इकोनॉमिस्ट हैं और इसके साथ साथ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तौसीफ़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हैदर शराजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग फील्ड में काम करते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे और जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की उस पर आप पूरी हमारे नाजरीन को आगाह करेंगे। इसके साथ तशरीफ रखते हैं अल्लाह देता खान, सीनियर सहाफ़ी। अल्लाह देता साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट में ताज़ा तरीन सूरत हाल को आप कवर करते हैं, अवाम किस तरह से इन मुश्किलात का शिकार है, किन मसाइब से गुजरती हुई नजर आती है। उम्मीद है कि आप भी उन तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे। तो सिर्फ साहब, आपकी तरफ आऊंगी। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और अवाम महंगाई से परेशान नजर आते हैं। इस सूरत में क्या आपको ऐसा लगता है कि हुकूमत के पास कोई ऐसी पॉलिसी मौजूद है जिस पर वो अमल करके इस तमाम सूरत हाल को काबू कर सकते हैं? बिस्मिल्लाह जी। सूरत हाल ऐसी सी है जी, ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दो लफ्जों से, जी, एब्सोल्युटली नॉट। जी, वहां से जब एब्सोल्युटली नॉट बोला गया और साथ ही साथ जब हमारे जितने माशी इशारे थे वो मुस्बत जानिब रवा दवा थे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स, हमारे फॉरेन रेमिटेंसेस, हमारी एक्सपोर्ट्स, कौमी सेहत कार्ड, जी, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबों का इजरा, जी, इन सारी सूरत हाल में हमने देखा ये कि इस वक्त अगर पाकिस्तानी डेवलपमेंट को ना रोका गया तो यकीनन वी वर ऑल सेट टू टेक ऑफ फॉर, जहाँ पे हम देख रहे थे कि जो यूथ को जिस तरह ऑर्गेनाइज किया गया है जी, वो सारी चीजें हमारे सामने थी। तो प्रोबेबली जो इस हुकूमत को लाया गया है वो इसीलिए लाया गया है कि इसको डिफॉल्ट के खौफ में मुब्तला किया जा सके। जी, पाकिस्तानी बढ़ते हुए इशारियों को इन लोगों ने कामयाबी के साथ डिजास्टर में तब्दील किया और उसके बाद हमने देखा ये कि आज पूरी पाकिस्तानी कौम इस खौफ में मुब्तला है कहीं हम डिफॉल्ट ना कर जाए। जी, इस सारे सिनेरियो में जो देखने वाली चीज है वो ये कि मैं आपको यकीन दिला दूं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करने लगा। जी, उसकी बुनियादी वजह ही बता देता हूं आपको। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। ठीक है। जो ये खौफ में मुब्तला किया जा रहा है पूरी कौम को, इसकी बुनियादी वजह ये है कि हम वो शराइत जिस पे हमारे पिछली प्राइम मिनिस्टर ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था वो हम मान लें। जैसे ही वो हम मानेंगे हमारे सारे माशी इशारे वो भी ठीक हो जाएंगे, हमें IMF की एड भी आ जाएगी और जो ऑल गुड के तहत हम एक दफा फिर वेंटिलेटर पे हमें सांस की नाली लगा दी जाएगी। जी, दैट इज ऑल अबाउट। ठीक है। तो सिर्फ साहब, आपको लगता है कि ये जो तमाम कारनामे किए जा रहे हैं या जो भी पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं, जैसा कि आपने कहा कि जिस बात पे इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, अगर वो बात मान ली जाए तो आज हमारी मैशत भी ठीक हो जाएगी, इकोनॉमी भी स्टेबल हो जाएगी और इसके साथ साथ अवाम जो परेशान हाल है उनको भी सस्ता आटा मिलेगा। तो आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान को इस पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? जो ये माशी इशारे जितने के जितने जिससे हमें डराया जा रहा है, जी, हमें देखा जाए तो
سوائے اس کے کہ ہمارے اوپر اس دفعہ جو شدید برسات اور سیلاب کے جو معاملے ہوئے اس سے ہماری سندھ میں فصلوں کو یقیناً نقصان پہنچا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ ہری پور میں جو سب ساؤتھ میں جو ہماری فصلیں تھیں وہ ٹھیک رہی, اور جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ بنیادی طور پہ اتنی زیادہ بری نہیں جتنی کہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. یقیناً ایک اللہ کی طرف سے ایک سلسلہ آیا, اس میں بھی ہم دیکھتے ہی ہیں کہ اس ساری چیز کو دیکھیں کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ اب آگ لگ گئی آگ بجھائے, دوسرا یہ کہ ہم وہ نظام کریں کہ جس سے آگ نہ لگے اور ہمارے پاس آگ بجھانے کے جو آلات ہیں وہ موجود ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا کہ عمران حکومت نے سلسلہ شروع کیا تھا درختوں کو لگانے کا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں بھی مذاق اڑایا جاتا رہا کہ جی یہ کیا بات کر رہے ہیں جی, درخت لگائیں گے, یہ بھی کوئی کرنے والا کام ہے. آج وقت نے ثابت کیا کہ وہ درخت ہمارے لیے ضروری تھے. اس کے بعد ہم نے توجہ مرکوز کی اپنی کہ نئے ڈیمز بنائے جائیں, چھوٹے ڈیمز بنائے جائیں, پانی کو بچایا جائے. تو اس پہ بھی خاصا مذاق اڑایا کہ جی ڈیمز کون سے بن گئے. اچھا, تو وہ پیسے لے کے تو غائب ہو گئے نا, وہ جو پیسہ اکٹھا کیا گیا تھا ڈیم کے لیے وہ کدھر گیا؟ عوام بھی بیچاری کیا کرے, ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا, وہ مذاق ہی اڑائیں گے نا پھر. جی. اب اس میں آ جاتا ہے جو جہاں پہ ہماری قانون سازی کے حالات ہیں. جی. ایک جو معاشرہ, ایک طبقہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑے مزے سے بچا لیتا ہے, وہ ہے ہماری بیوروکریسی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کرتے کیا ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ سے لا تو بنوایا, لا میں رولز بنانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. رولز جو ہے وہ بیوروکریسی اپنی مرضی سے موم کی ناک سے دائیں موڑ لے یا بائیں موڑ لے. تو ہم نے دیکھا یہ کہ جب بھاشا ڈیم بن رہا تھا اس کے لیے زمین ایکوائر ہو رہی تھی, وہاں پہ درختوں کی بھی قیمت ادا ہونی تھی. تو آپ وہاں سے گزرے اور دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ خوش درخت نظر آئیں گے. اگر آپ ان کو قریب سے جا کے دیکھیں تو وہ سیمنٹ میں لگے ہوئے درخت ہیں. ٹھیک ہے. کہ ایک جگہ سے کاٹے, جب وہاں سے آگے جا کے لگایا اس کے پیسے لیے, پھر وہاں سے آگے کاٹ. تو ایک پورا نظام ہے. ایک یقین رکھیے, وہ اقبال نے کہا تھا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ہم لوگ اپنی جگہ ہر کوئی اپنی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے جو ڈنڈی مارنا جائز ہے اور اس سے آگے ہمارا قصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے گی. جی بالکل, انشاءاللہ امید تو یہی کرتے ہیں اور دعا بھی اللہ تعالیٰ سے یہی کرتے ہیں کہ سب کو ہدایت دے اور عوام کا پرسان حال بھی کوئی ہو اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے. حیدر شرازی, آپ کی طرف آؤں گی. اسلام آباد کی بات کی جائے یا پورے ملک کی بات کی جائے, آپ نے دیکھا جس طرح سے آٹے کے لیے ترستی ہوئی عوام نظر آتی ہے, لیکن اگر سستے بازاروں کی بات کی جائے تو سستے بازار بھی آؤٹ آف ریچ ہو چکے ہیں, اور جتنی بھی ہماری عوام ہے سستے بازاروں میں بھی پریشان حال ہی دکھائی دے رہی ہے کہ وہ چیز جو کبھی وہ 100 میں خریدتی تھی ابھی اس کی قیمت 1000 روپے پہ پہنچ چکی ہے. اور آٹے کی بات کی جائے تو آپ نے دیکھا کہ 5 کلو کا آٹا 850 روپے میں اس کا تھیلا مل رہا ہے, آٹے کا تھیلا 5 کلو کا. تو وہ عوام جو بیچاری ایک وقت کی مشکل سے روٹی کماتی ہے, وہ کس طرح سے 2 وقت کی روٹی پوری کرے گی اپنی بچوں کی ان حالات میں؟ دیکھیے, اس سے قبل گزشتہ حکومت میں جو کام ہوئے ان کا اثر آج بھی نظر آ رہا ہے. پہلے عمران خان جس وقت حکومت میں آئے تھے کہا تھا کہ اگر $3 بلین ہمیں مل جائیں تو ہمارا ملک یہاں تباہی سے بچ جائے گا. یہ صرف $3 بلین کی اس وقت بھی گیم تھی. آج بھی اگر بات کی جائے تو یہ ایبسولیوٹلی ناٹ سے سلسلہ شروع نہیں ہوتا, ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. پاکستان کی ریاست کی اگر بات کی جائے, اس وقت آپ خود دیکھیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی تھی. عمران خان تو ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایبسولیوٹلی ناٹ کی وجہ سے نکالا, دوسری طرف ایشین ٹائیگر کا دعویٰ تو نون لیگ بھی کرتی رہی ہے. جہاں میں ایشین ٹائیگر بن رہے تھے, سی پیک میں انویسٹمنٹ آ رہی تھی. دعووں کی بات نہیں, یہ دیکھیں کہ ریاست کے لیے کس نے کیا کیا کیا. یہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے ابھی موجودہ حالات میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 57% تک ریڈیوس کیا. دعوے تو ہیں لیکن عام آدمی کے لیے مشکلات ہیں. عمران خان کی حکومت جس وقت جا رہی تھی, آپ کو خود یاد ہوگا کہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان اگر 5 سال حکومت پوری کریں تو دوبارہ عوام انہیں منتخب نہیں کرے گی. مہنگائی اتنی تھی, لیکن جس نہج پر عمران خان چھوڑ کے گئے, جس وقت نو کانفیڈنس موشن آیا, اس کے بعد 6 ماہ ہوئے اس نئی حکومت کو, لیکن اس دوران سیلاب آیا. سیلاب کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ سندھ تقریباً آدھے سے زیادہ ڈوب گیا. آج بھی سندھ میں پانی ہے, فصلیں تباہ ہوئی. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت بھی سیلاب کی تباہ کاریوں کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے جیسے پچھلی حکومت کووڈ کے پیچھے چھپی تھی؟ دیکھیے, اس وقت بھی اس حکومت کے لیے مشکلات تھیں, اس حکومت کے لیے بھی مشکلات ہیں. عمران خان کی حکومت میں کووڈ آیا جس کی وجہ سے عوام کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا. وہ کووڈ کے پیچھے نہیں چھپے لیکن قدرتی آفت تھی. اس مرتبہ بھی قدرتی آفت ہے
गवर्नमेंट को इस मुर्द इल्जाम ठहराने से कबल आदाद शुमार देखने होंगे कि रियासत कितनी ताकतवर है। जब इमरान खान खुद कहते हैं कि $3 बिलियन अगर हमारे पास हो तो हम बच जाएंगे, इसके लिए आप सऊदी अरब के पास जाते हैं कि हमें किस्तों पे तेल दे दिया जाए, हम आपको वापस देंगे। उसके अलावा यूएई आपकी मदद करता है, चाइना मदद करता है। तो जिस रियासत में मजमूई माशी जो हुजम है $3-4 बिलियन ऊपर नीचे होने की वजह से मुल्क परेशानी का शिकार चला जाए, रियासत परेशान हो जाए, तो उस मुल्क के हवाले से फिर आदाद शुमार के बजाय अवाम की बात की जानी चाहिए कि अवाम को रिलीफ कहाँ कहाँ मिलेगा। तो अवाम मुश्किल में है, उस वक्त भी नून लीग के दौरे में भी मुश्किल में थी, अब भी मुश्किल में, अभी भी मुश्किल में है। अल्लाह देता साहब आपकी तरफ आऊंगी, हम IMF की बात और ये बिजली और पेट्रोल की कीमतों पे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी हमारे पूरे मुल्क में जो अवाम के हालात हैं, अवाम किस तरह की मुश्किलात का सामना करती हुई नजर आ रही है, क्या वाकई में अवाम को कभी रिलीफ मिलेगा और उनको सस्ता आटा मिलेगा? जी बिल्कुल, जिस तरह शुरू में आपने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाए ना जाए, पाकिस्तान की अवाम का डिफॉल्ट हो चुका है। सही, ये आपको मानना पड़ेगा कि 25 से 30 हजार, 50-60 हजार लेने वाला बंदा इस वक्त उसके लिए 2 वक्त का खाना पूरा करना मुश्किल हो रहा है जी। मुझे तो ये डर है आगे कि आपकी बड़ी तादाद बच्चों की वो स्कूल से बाहर ना हो जाए। एक बंदा जो अपने पैसे होंगे तो फीस रोटी पूरी नहीं कर पा रहा, वो बच्चों की फीसें कहां से देगा। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट वाकई नहीं होने देंगे, 3-4 अरब आ जाएंगे, पाकिस्तान को ड्रिप लग जाएगी। लेकिन पाकिस्तानी अवाम 75 साल से कुर्बानियां देते आ रहे हैं और आगे मजीद भी 2023 में कुछ करीब में नजर नहीं आ रहा कि आपके हालात ठीक हो जाएंगे और अवाम के हालात बेहतर हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि हमारी पॉलिसी है ही नहीं है। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और गंदम की पैदावार में 7वां बड़ा मुल्क है हम, ठीक है, और इस वक्त हमारी अवाम रोटी के लिए तरस रही है। हमारी अगर मुआशी पॉलिसियां होती, हमारे सियासतदानों को अगर एहसास होता, 3.5 साल इमरान के आप छोड़ दें, आप इमरान के 3.5 साल को कहते हैं कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये 9 महीने हुकूमत आई है इमरान खान के हुकूमत में, जिन्होंने महंगाई के लिए लॉन्ग मार्च किए थे, वो कि अवाम 150 रुपए पेट्रोल मिल रहा है, 65 रुपए आटा मिल रहा है, बहुत महंगाई है, अवाम पिस रही है। उसका दर्द रखते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी H9 के ग्राउंड में जमीन गर्म की थी जी। बिलावल भुट्टो भी आए थे, मरियम नवाज भी आई थी। आज अगर ये बताएं, इनको अगर ये महंगाई नहीं नजर आ रही, 225 रुपए पेट्रोल, 115 रुपए पे 20 रुपए पे, तो ये PTI की कारस्तानी है ना जो उन्होंने कारकर्दगी की, ये उसी का रिजल्ट है। एडी खान साहब, आपको क्या लगता है कि वो अवाम जो बेचारी पहले 3 साल भुगत चुकी है, और बल्कि मैं हुकूमत की अगर बात करूं, हुकूमत की आपने बात की कि इनको 9 माह हो गए, 6 माह हो गए इनको आए हुए, ठीक है, लेकिन वो हुकूमत जो 3-3.5 साल 4 साल यहाँ पे गुजार के गई, जिन्होंने IMF का जो रिलीफ पैकेज लिया, उसमें बिजली पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना थी, वो नहीं बढ़ाए, मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले गए। और अभी भी आप उम्मीद ये करते हैं कि ये 9 महीने वाली हुकूमत उस चीज को खत्म कर दे, और जिसने 4 साल में ये बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का, वो एक साइड पे है। मैं बिल्कुल आपकी बात को तस्लीम करूं कि 3.5 साल में इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया। अगर आप 90 की दहाई से देखें, PP और नून लीग और यही जमात इस्लामी और यही मौलाना फजल रहमान की जमातें, यही लोग हुकूमत में हैं। अब इनकी अगली नस्ल हुकूमत में आ रही है, इनके बच्चे आ गए आगे हुकूमत में। मुझे बताएं किस पार्लियामेंट के वजीर मुशीर 70 से प्लस आपने फौज जफर मौज रखी हुई है, आप बताएं किस पार्लियामेंटेरियन के लाइफस्टाइल में फर्क आया है, किस ऑफिसर के लाइफस्टाइल में फर्क आया है, कहां पे गवर्नमेंट ऑफिसर का आपने पेट्रोल को, बिजली के बिलों को, बिजली को जो आप उनको फ्री में दे रहे हैं, कहां पे आपने कट लगाया है। आज भी आपका कुछ जो प्रोटोकॉल मुशीर लेकर निकलता है, वजीर लेकर निकलता है, वजीर आजम लेकर निकलता है, 4-4 गाड़ियां उनके पीछे होती हैं। क्या आपके जो हुकूमत में बैठे हुए नुमाइंदे हैं, उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपको देखकर कहे कि यार ये गरीब लोग हैं? बाहर की दुनिया को आप देखें, जो अगर उनकी ये हालत हमारी जो बन चुकी है, लोग हंसते हैं हमारे ऊपर बाहर दुनिया के जी। एक तरफ हम सैलाब के बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम कर रहे हैं इमरान ने बेड़ा गर्क कर दिया। क्या ऊपर किसी वजीर मुशीर किसी के लाइफस्टाइल में फर्क आया क्या? क्या अवाम ने सिर्फ कुर्बानी देनी है? आप दें ना कुर्बानी।
आप ऐलान पीटीआई में भी तो बहुत सारे ऐसे सरकारी पीटीआई के वज़रा को भी तो चाहिए ना, पीटीआई के वज़रा को भी चाहिए ना मिलके काम करें। मैंने हमेशा पीटीआई के जो कारकुन हैं वो यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे इमरान खान साहब एक साइन सेल कर दे, एक साइन करके उसको सेल कर दे तो बहुत सारे पैसे आ सकते हैं। तो क्यों नहीं साइन सेल करते, क्यों नहीं ऑटोग्राफ देते, लोगों को दें, पैसे कमाएं और पाकिस्तान को निकाले ना मुश्किल हालात से जो इन्होंने पॉलिसीज बनाई थी। देखें, इमरान खान पॉपुलर एक लीडर हैं, उनको अवाम प्यार करती है, उनकी पॉलिसी ऐसी थी जिसकी बिना पे अवाम उनसे प्यार करते हैं, वो अवाम में मकबूल है। लेकिन आप देखें, छोटी सी आप मेरी बात सुनती जाएं, इस पे हम बात करेंगे, अभी हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं जी। अल्लाह देता साहब आप अपनी बात को वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, फिर मैं तौसीफ साहब की तरफ जाऊंगी। देखिए, हमने ग्राउंड रियलिटी देखनी है। हाँ। इसी हुकूमत के दौर में किसान अपना एहतजाज लेके आए। इमरान खान के दौर में पॉलिसी किसान के लिए क्यों बेहतर थी? उसने बिजली के यूनिट जो ट्यूबवेल के रेट के थे वो फिक्स रेट किया हुआ था। अच्छा। इनके दौर में वही 13 रुपए से रेट बढ़कर जो फिक्स रेट था वो 29 से प्लस गया, उसके ऊपर टैक्स था वो 40 रुपए टैक्स। एक 5 एकड़ का जमींदार बिल लेकर आए हैं वो लोग कि हमारे पास 1.5 लाख रुपए महीने का बिल, वो कहां से पे करेंगे? 6 महीने बाद फसल आती है। ठीक है। दूसरा, डीएपी की खाद की बोरी 9,000 से 8,000 से 9,000 से बढ़ती हुई आगे 14,000 पे गई है जब आपकी गंदम की फसल बीजी जा रही थी। आप मुझे बताएं कि जब आपकी प्रोडक्शन आप कास्ट पूरी नहीं होगी, जो इंडस्ट्री में आपकी प्रोडक्शन आप कास्ट पूरी नहीं होगी, जब इमरान खान के दौर में आपको मजदूर नहीं मिल रहे थे, आज ये सूरत हाल है कि आपकी लाहौर में, फैसलाबाद में आधे से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, उनकी प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब ये है, आपका कहने का मतलब ये है कि इमरान खान के दौर में दूध की नहरें बह रही थी और वो नहरें अब बंद हो चुकी हैं। जी तौसीफ साहब आपकी तरफ आऊंगी। अब देखें कि जो 30 साल से हुकूमत में है, आज फिर वही आ गए जो एक दूसरे को करप्ट कहते थे, आज फिर इकट्ठे होकर बैठे हैं। तो क्या वजह है? फिर मैं कहता हूं उनके अपने लाइफस्टाइल में क्यों नहीं कमी आ रही? आप ये बताएं ना, आज तक कौन सा सियासतदान गरीब हुआ है? जो भी सियासत में है, जिन पार्टियों के साथ भी उसका वास्ता है, उसका लाइफस्टाइल ऊपर जा रहा है, उसके असासे करोड़ों से आगे अरबों में बढ़ते जा रहे हैं। एक गरीब आदमी, उसके लिए बच्चा पढ़ाना मुश्किल अमीर से अमीर तर होता हुआ नजर आ रहा है और गरीब इंसान गरीब से गरीब तर होता हुआ नजर आ रहा है। तो सी साहब आपकी तरफ आऊंगी। पीटीआई ने जब IMF के साथ मुआहदा किया था तो बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना थी। IMF ने कहा था कि आप इस साइड से लोगों की जो सब्सिडी है उसको खत्म करें ताकि मुल्क को हम लोग बचा सकें, इसकी इकोनॉमी को आप स्ट्रॉन्ग कर सकें। लेकिन जैसे ही पीटीआई को पता चला कि हुकूमत जा रही है तो उन्होंने बिजली और पेट्रोल की कीमतें उल्टा उन्होंने किया और उसकी सस्ती कीमतें कर दी, कीमत कम कर दी और मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पे ले आए हैं। जबकि उस वक्त के वजीर खजाना की अगर बात की जाए, शौकत तरीन की, उन्होंने भी कहा था कि IMF के मुआहदे के तहत बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़नी चाहिए जबकि ये कम हो गई हैं। गुजारिश ऐसी सी है कि जो IMF है वो क्या करता है, वो ये कहता है कि आप अपने जो तरीके हैं उन्हें थोड़ा ठीक कर लें ताकि जो अवाम हमें थोड़ा रिलीफ मिल जाए, जो आपका फिस्कल डिसिप्लिन हुआ है उससे थोड़ा डिसिप्लिन आ जाए। ठीक है। अच्छा, अब डिसिप्लिन आने के 2-3 तरीके हैं। एक तो वही तरीका जो कि ये हुकूमत कर रही है जी, कि सीधा IMF पे जाए, उनकी कंडीशनलिटीज मानिए, उसके साथ बेसिकली वी आर नॉट लिविंग ऑन इकोनॉमीज, वी आर लिविंग इन पॉलिटिकल इकोनॉमीज। और जो वहां जहां से मैंने बात शुरू की थी एब्सोल्युटली नॉट से जी। अच्छा, अभी क्या किया जा रहा है कि हम पर प्रेशराइज किया जा रहा है इकोनॉमिकली। ठीक है, IMF भी अगर आपको लोन देता है तो आपको मेरिट्स पे नहीं देता है, वो आपको पॉलिटिकल रिकमेंडेशंस पे देता है। अच्छा, जब आपकी पॉलिटिकल रिकमेंडेशंस की तरफ बात आती है, पॉलिटिकल इकोनॉमीज की बात करते हैं तो कहते हैं आपने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है, हमारी बात मानेंगे तो हम आपको पैसे देंगे। ठीक है, तो ये वाला माजरा, तो वो कौन सी बात है जो माननी है, वो कौन सी बात है जो माननी है पाकिस्तान ने और नहीं मान रहा? कहता हूँ कि जो पेट्रोल महंगा होना या ये बाकी चीजें, जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने स्ट्रक्चरल चेंजेस की तरफ जा रहे थे हम लोग, और उसके हमें विजिबल प्रूफ नजर आ रहे थे। सस्टेनेबल जो इतने अरसे से बेसिकली क्या हो रहा था कि लोन्स आसान कर रहे हालत कि आप बैठे, पॉलिसीज कोई मौजूद नहीं है, 4 अफसर बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि जी लोन लेके जी हम लोन देते हैं। ठीक है, नेहरू ने ये बात कही थी कि नवाब जो लियाकत अली खान ने जो मूंगफली खाई है वो पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ेगी।
اور وہ جو سود در سود آنے والی جو بھی حکومت ہو اس کے لیے مزید جو انٹرسٹ اور بڑھ جائے گا. ایسی صورت ہم نے کیا دیکھا کہ پچھلی حکومت نے آپ کے آئی ٹی کی ایکسپورٹ زیادہ کی, $5 ارب کی طرف ہم جا رہے ہیں آئی ٹی ایکسپورٹ میں. ہم نے دیکھا کہ جو اکنامک زونز تھی انہیں زور لگا کے پروسیس کر کے کوئی بہتری کی طرف لے کے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا جو پروجیکٹ تھا اسے ری نیگوشیٹ کیا. That was, it should not be one-sided. میری آپ کے پروگرام کے حوالے سے آج اپنی حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں, میں چائنیز سفیر سے بھی اپیل کرتا ہوں, چائنیز سفارت خانہ اور چائنیز حکومت سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ہمارے معاہدے ہوئے ہیں انہیں کائنڈلی ری وزٹ تھوڑا سا کر لیں. لیٹ کیوں ہو رہا ہے ویسے, اس میں ڈیلے کیوں آ رہا ہے, یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے ابھی تک؟ جو سینڈک کا جو معاہدہ ہوا تو اس میں ہم نے دیکھا یہ کہ معاہدہ تانبے کا ہوا, جہاں یہاں سے سونا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, سونے کا کوئی معاہدہ نہیں ہے, نہ ہی کوئی جو اس کی تحقیقاتی ایجنسی ہے جو کہ بتاتی ہے کہ اس میں کیا جا رہا ہے کیا نہیں جا رہا. انہیں اس چیز سے منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ بتانا کہ سونا کتنا جا رہا ہے. اگر ہم نے ایسے ہی معاہدے کرنے تو یقیناً ہم بار جو ہے خود کچھ نہیں کرنے لگے, اپنے ریسورسز ہم ایسے ہی جانے دیں گے اور بار بار قرضوں کی طرف جائیں گے. تو ہمارا خیال یہی ہے کہ دیکھیں ایک سادی سی چیز ہے, میرے پر بوجھ ہے نا اکنامیکلی, ٹھیک ہے, میرے پاس 2-3 حل ہے. ایک ہے کہ میں قرضے لے کر پورا کروں, ابھی موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے کہ کسی طرح قرضے لے لیں. ٹھیک ہے, میں جو اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوں یا اپنے فیلو بزنس مین کو سمجھاتا ہوں, جو کاروبار پیسے کا لین دین نہیں ہوتا, یہ ٹرسٹ کا لین دین ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی مسئلہ یہ آیا ہوا کہ حکومت اور عوام کے درمیان جو وہ ٹرسٹ کا سرٹیفکیٹ ہے جو ٹریڈ ہونا چاہیے وہ موجود نہیں ہے. جب تک وہ ٹرسٹ کا سرٹیفکیٹ نہیں آئے گا جسے ایک دوسرے سے ٹریڈ کر سکے, یا پاکستان یا حکومت کے جو ٹرسٹ ایگریمنٹس ہیں انہیں آنر کر سکے, اس وقت تک یہ معاملے سیٹل نہیں ہونے لگے. ٹرسٹ کب آئے گا کہ جب آپ قرضہ لینے کے بجائے آپ کہیں گے ہم نے وہ اپنی اسٹریٹجیز لے کے آنی ہے کہ جس سے ہم لوگ اپنے معاشی طور پہ خود مختار ہو سکے, معاشی طور پہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکے. اب اس میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان بزنس کاؤنسل کی جو اسٹریٹجی ہے اس نے ریسرچ کی ہے باقاعدہ. اگر ہم سینٹرل ایشیا پہ فوکس کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا 44% ایڈ آن ہو جاتا ہے ہماری ایکسپورٹس میں. ٹھیک ہے, اگر ہم ایران کے ساتھ, ایران کا جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ $58 ارب سے زیادہ ہے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ سینکشنز ہیں. ان سینکشنز کے حالات میں بھی $58 ارب کی ان کی ایکسپورٹ سے, چھوٹا سا ملک ہے ان ٹرمز آف پاپولیشن with respect to پاکستان. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے اوپر جب سینکشنز آ گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی اکانومی کو, ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم نے بچانا ہے. تو بچانا ہے تو انہوں نے کیا کیا, اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دی, ریسرچ میں گئے, نینو ٹیکنالوجی لے کے آئے, 3D پرنٹنگ لے کے آئے, میڈیکل ایکوپمنٹ لے کے آئے, انڈسٹریلائز کیا اپنے ملک کو, ایگریکلچر پروڈیوس میں گئے, ایگریکلچر ڈرونز کی طرف گئے, اپنے ملک کو اپنے پیروں پہ خود کھڑا کیا. اگر آپ مجھ سے دل کی بات پوچھیں نا تو میں درد دل کے ساتھ یہ چاہوں گا کہ سینکشنز لگ جائیں, ایک دفعہ ڈیفالٹ کر جائے, تاکہ ہم جس خوف میں مبتلا ہے ایک دفعہ وہ نکل جائے, جان چھوٹ جائے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا, ہم لوگ 25 کروڑ کی ڈائنامک ینگ پاپولیشن ہے. ٹھیک ہے, جسے اگر آپ ایکسپورٹس کو بھی چھوڑ دیں, 25 کروڑ لوگوں نے کھانا ہے, پینا ہے, پڑھنا ہے, انہیں کپڑا چاہیے, ان کی موومنٹ چاہیے. ہم ایک ڈائیورسیفائڈ ٹیلنٹڈ 25 کروڑ کی پاپولیشن ہے جسے چینز باندھ کر باندھا گیا ہے کہ کہیں یہ بڑھ نہ سکے. میں ملیشیا میں تھا تو ملیشیا میں پوچھا تم لوگوں نے ترقی کیسے کی, وہ آج بھی گھر میں دھوتی پہنتے ہیں. ٹھیک ہے, میں پوچھا آپ لوگوں نے ترقی کیسے, کہتے ہیں اتنا موٹے. تو مہاتیر ٹی وی پہ آئے, انہوں نے آ کے کہا ملیشیا بولے. کیسا کیا مطلب ہے, ملیشیا کر سکتا ہے. صحیح. تو جو خان ہو سکتا ہے کہ میں بہت زیادہ پسندیدہ نہ ہوں, لیکن خان کی ایک بات کہ اس نے پوری قوم کو موبلائز کیا تھا. قائد اعظم کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ انگریزی میں تقریر کرتے تھے, لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے. کسی نے ایک بابے سے پوچھا کہ کیا کہہ رہا ہے, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ کیا کہہ رہا ہے, لیکن جو یہ کہہ رہا ہے نا یہ سچ کہہ رہا ہے, یہ صحیح کہہ رہا ہے. تو وہ چیز قائد اعظم کے بعد اگر کسی لیڈر میں نظر آتی ہے تو عمران خان ہے کہ جب کہتے ہیں تو عوام اس سے انسپائر ہوتے ہیں. کام ہم نہیں کرنا ہے, عوام نہیں کرنا ہے. تو جو ہمارے معاشی اشاری آج جو ہے یہ چیز سیٹل ہو جائے, عمران خان آج جو ہے یہ کہہ دے کہ یار پیسے اوورسیز پاکستانیز کو پیسے بھیج دیں, پیسے واپس آنا شروع ہو جائے گی, ایک دم ریمیٹنسز بالکل ٹھیک ہوئیں گی. تو کہہ دیں کیوں نہیں کہہ رہے, تو کہہ دینا کیوں نہیں کہہ رہے. میری بات سنیں, دیکھیں توصیف صاحب, اگر ملک ہے,
اگر ملک ہے تو یہ سب کا ہے, تمام سیاسی لیڈرز کا ہے. ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ بھئی اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. ہم لوگ مل کے ایک پیج پہ اس کی اکانومی کو بحال کیوں نہیں کرنے کی کوشش کرتے؟ کیوں نہیں عمران خان کہتے ان کو کہ وہ آئیں اور کریں؟ میں کر دیتا ہوں. اس پہ گزارش ایسی سی ہے, جتنا جو خوف کی فضا پیدا کی جا رہی ہے وہ صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہم نے جو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا اس کی قیمت ادا کریں. جیسے ہی یہ وہ لوگ کہ لیڈرشپ ہے ہی نہیں, جنیوا میں ملک کے فیصلے ہوتے ہیں جہاں پہ سب جا کے بیٹھے ہوئے. کیا ہمارا پرائم منسٹر اتنا ہی کمزور ہے کہ اسے لندن سے ہدایات دینی پڑے کسی کام کو کرنے کے لیے؟ کیا ہمیں 70 جو وزراء کی جو فوج ہے وہی ہمیں جو ہے سوٹ کر سکتی ہے؟ چلے اگر ہے بھی تو اس کے رزلٹ آنے چاہیے. ویسے ایک بات ہے تو صرف صاحب آپ نے بات کی حکم لینے کی اور آرڈرز لینے کی. آرڈرز تو سبھی لیتے ہیں, بس اب اس بات کو رہنے ہی دیں. اگر اس بات پہ جائیں گے تو بڑی دور تک بات جائے گی. اور ایکسٹینشنز بھی انہوں نے ہی دی تھی, نہ بڑھاتے نہ یہ حالات آتے آج جو حالات ہیں پاکستان کے. حیدر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. غریب عوام کی اگر بات کی جائے, ایسا کیوں ہوتا ہے یا مارکیٹ سے تھوڑی دنوں کے لیے وہ غائب ہو رہی ہے تو عوام ایک دم سے اس کے لیے پریشان نظر کیوں آتے ہیں, وہ کیوں پاگل ہو جاتے ہیں خریدنے کے لیے؟ یہاں پہ ایک سائیکولوجی بن چکی ہے لوگوں کی, ایک نفسیات بن چکی ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز زیادہ کمانی ہے, پیسے کھانے ہیں اس کے, تو عوام میں یہ چیز مشہور کر دیں کہ فلاں چیز مہنگی ہونے والی ہے تو عوام پاگل ہو جائیں گے اس کو خریدنے کے لیے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے یہ مارکیٹ ویلیو کے حوالے سے چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ وہاں عوام کیا چیز عوام کو چاہیے, اور اس کا تعلق خرید کے حوالے سے ہے. تو لیکن اس وقت اچھی خبر یہ ہے کہ جو جنیوا میں اجلاس ہو رہا ہے اس میں اسلامک بینک نے 3 سال کے لیے $4.2 بلین دیا ہے. فرانس نے بھی امداد کا حکم کر دیا. فرانس نے تو دیا ہے, لیکن اس کے علاوہ ورلڈ بینک نے $2 بلین دیے ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ باہر سے کیوں پیسے مل رہے ہیں, پاکستان جو ہے ابھی جو کلائمیٹ چینج کے افیکٹ سے متاثر ہوا ہے, 1% کلائمیٹ چینج میں حصہ ڈال رہا ہے, اور 99% دنیا بھر کے مسائل کی وجہ سے پاکستان میں یہ سیلاب پاکستان متاثر ہو رہا ہے. بالکل ایسے متاثر ہو رہے ہیں, تو دنیا کو دینا پڑے گا. یہ جنیوا میں ہماری حکومت گئی ہے, نمائندے گئے ہیں, ان کے جانے کے کو بیک نہ سمجھا جائے, بلکہ پاکستان کا حق ہے کہ دنیا کنٹریبیوٹ کرے پاکستان کے ساتھ. پاکستان دنیا کے ساتھ ہے اور اس کلائمیٹ چینج کے افیکٹ سے متاثر ہوا ہے, تو دنیا کو چاہیے ہوگا کہ وہ جو انہوں نے خرابیاں پیدا کی ہیں تو خرابیوں سے اس خطے کو نکالے. یہاں پر خطے سے نکالنے کے لیے ورلڈ بینک اور اسلامک بینک نے مدد کی ہے. اور دوسرا, عمران خان کی پالیسیز کی کیا بات کی جائے, جس کے پاس اسد عمر کو لگایا گیا, ان کے پاس معاشی پالیسی نہیں تھی, اس کے بعد لوگوں کو بدلتے رہے, حفیظ شیخ کو لائے, ٹیم بدلی, عبدالرزاق کو لائے, اس کی ٹیم بدلی, پھر شوکت ترین کے آئے, اور مشرف والی ٹیم وہی تھی. عمران خان کے پاس اگر کوئی ویژن ہوتا تو وہ امپلیمنٹ کرتے. وہ آج بھی تقریروں میں وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ معاشی پلان ہمارے پاس اتنی کوئی اچھی ٹیم نہیں تھی. ٹھیک ہے, اس دوران کووڈ آ گیا, عوام کو مسائل ہیں, لیکن عوام کے مسائل سے نکلنے کے لیے اکٹھے ہو کر بات چیت کرنی چاہیے. صرف انگلیاں اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا. خان کے پاس بھی جو ٹیم رہی ہے, جس طرح اسد عمر کو ہٹایا گیا یا وزارت خزانہ میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں, تو وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. اس طرح فقط دعوے کیے جاتے رہیں تو اچھا. حیدر صاحب آپ سے میں نے بات کی تو آپ پی ٹی آئی کی ہی بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو یہ کرنا چاہیے, عمران خان کو یہ کرنا چاہیے, لیکن اگر ہم موجودہ حالات کی بات کریں تو آپ نے دیکھا موجودہ حالات پاکستان جس نازک اور مشکل دور سے گزر رہا ہے, اگر اس سے نکلنا ہو پاکستان کو, تو پاکستان کے وزیر اعظم پارلیمنٹ کے ممبران کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں, ان کو آرڈر دے سکتے ہیں کہ ہر ممبر 1 سال تک اپنی تنخواہ, مراد, پیٹرول, میڈیکل, بیرونی دوروں کے لیے جہاز کی جو ٹکٹس ہیں, بجلی گیس کا بل اور ٹی اے ڈی اے کی جو سہولتیں ان کو دی جاتی ہیں, اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو پاکستان کی ساری مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں. تو حکومت ایسا کیوں نہیں کر رہی؟ یہ مذاق ہوتا ہے, یہ عوام کے ساتھ مذاق ہے کہ عوامی نمائندوں کو کہا جائے تنخواہیں کم کرو, چند کروڑ یا کیوں یہ عوام کے ساتھ مذاق کیوں ہے؟ عوام کے ساتھ یہ مذاق نہیں ہے کہ عوام آٹے کے لیے سڑکوں پہ مر رہی ہے. سے دیکھا جائے اس وقت پاکستان میں کتنی معاشی چیلنجز ہیں, ان معاشی چیلنجز کا چند 100 کروڑ روپے سے فرق نہیں پڑتا. عوامی نمائندے عوام کے لیکن حیدر صاحب آپ نے میری بات سنیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ وزراء کا بھی تو حق ہے نا اس میں کنٹریبیوٹ کریں؟ یہ صرف عوام ہی کیوں پستی ہوئی نظر آتی ہے؟ کیا ان لوگوں کے یہ پروٹوکول ہے, یہ ساری چیزیں یہ ختم نہیں ہو سکتی؟ بجلی بھی فری ہے, گیس بھی فری ہے, ٹی اے ڈی اے بھی لیا جاتا ہے. دنیا سے پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات, پاکستان جن ممالک سے لیتا ہے پیٹرول,
कितना होगा? 300 मेंबरान असेंबली कितना पेट्रोल खर्च करते हैं? आप दूसरी तरफ आप इसके यूजेज के हवाले से कुछ नई पॉलिसी ले आए, फैक्ट्रीज के हवाले से पॉलिसीज लाएं, पुरानी गाड़ियों के हवाले से पॉलिसीज लाएं। किस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए पॉलिसीज में? ये कौन सा कि अगर तनख्वाह वो नहीं लेंगे 360 आदमी तो उसकी वजह से रियासत डिफॉल्ट से बच जाएगी। इन चीजों से कुछ नहीं होता। अवामी नुमाइंदे हैं, उनका हक है कि वो तनख्वाह लें, वो फैसला साजी के लिए दुनिया भर के दौरे करें, दौरा करने के लिए अपनी याशियां करें, दौरे ना करें, अपनी याशियां करें। आपको राना तनवीर साहब के वाकयात याद होंगे जो 2018 में हमने अपने प्रोग्राम्स में स्टोरीज भी डिस्क्लोज की थी और हम लोगों ने कॉमसेट्स की स्टोरीज भी निकाली थी। राना तनवीर को स्पेशल विजिट्स करवाए जाते थे, लंदन में शॉपिंग करवाई जाती थी। वो दौरे इस मकसद के लिए किए जाते हैं, किसी मकसद के तहत वो दौरे नहीं किए जाते। वो दौरे इनके बंद होने चाहिए, इनकी टिकट्स बंद होनी चाहिए, इनके वीआईपी प्रोटोकॉल बंद होना चाहिए। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ है और इनको अपनी पड़ी हुई है इनके प्रोटोकॉल, ये चीजें खत्म होने को नाम नहीं ले रही हैं। और अवाम एक साइड पे पिसती भी नजर आ रही है। वो टैक्स भी देती है, वो बिजली पे भी टैक्स देती है, टीवी पे भी टैक्स देती है, कैंडी खरीदती है उस पे भी टैक्स देती है। इसके बावजूद अवाम के साथ ये हाल हो रहा है। देखिए, गैर जरूरी दौरे नहीं होने चाहिए, लेकिन इस हवाले से पॉलिसीज पे बात की जाए कि कहां से हमें ज्यादा अपने जहां पर भी हमें खसारा हो रहा है उन चीजों का, जैसा कि हम पेट्रोलियम मसनूआत बाहर से आ रही हैं उनके हवाले से उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, इस पर बात की जानी चाहिए ताकि उसका हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर उसके बैलेंस होने पर असर होगा। तो लिहाजा उस पे बात हो। ये नहीं कहा जा सकता कि चंद दौरे हो गए उसकी वजह से अवाम की मुश्किलात दूर हो जाएंगी। अगर वो दौरे ना होते, ये दौरे मुल्क के मफाद के लिए भी बेशुमार दौरे होते हैं, वो दौरे होने चाहिए। अब पाकिस्तान की नुमाइंदगी पाकिस्तान लेकिन बेहतरी के लिए होने चाहिए ना, बिला वजह अपने खानदान को लेके नहीं जाना चाहिए ना। एक अगर वजीर जा रहा है तो उसके साथ उसकी टीम मेंबर्स भी 50-50 लोग जब आप लेके जाएंगे तो पाकिस्तान की यही हालत होगी। आप लिख लें, फ्यूचर में अगर आप 1000 साल भी हुकूमत में रहे और ये आप लोगों ने अपने काम ना छोड़े इन हुकूमतों ने, तो पाकिस्तान की हालत बदलने वाली नहीं है। इस पे हमें सोचना पड़ेगा। इन लोगों को भी इसके लिए अपनी मेहनत करनी चाहिए और इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अलादीता साहब, आपकी तरफ आऊंगी। पाकिस्तान को बने में 75 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अवाम मुश्किलात का शिकार है और जितने भी हमारे वुज़रा है इक़्तिदार की रसाकुशी में और इक़्तिदार की जंग लड़ते हुए नजर आते हैं। और इसके लिए तमाम सियासी लीडर्स एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम का भी खेल खेलते हैं और यही कहते हैं कि ये हुकूमत ने किया, वो हुकूमत ने किया। हम सब मिलके या तमाम सियासी पार्टीज मिलके एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आती ताकि इस मसले को हल किया जाए? इसका सबसे बड़ा मसला करप्शन है। ये अगर करप्शन से निकल जाए तो ये ब्लेम गेम भी खत्म हो जाए। ठीक है। इमरान खान ने जब नैब में मुशर्रफ दौर में नैब बनी थी और एहतसाब होना शुरू हुआ, या तो नैब का इदारा आप शुरू से बनाते ही ना, और एहतसाब होना चाहिए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया था जी कि ये दूसरी कमीज का कपड़ा एक से नहीं बनता तो दूसरा आपके पास कहां से आया? ठीक है। हमें अपने आप को, जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, उनको आंसरेबल होना होता है जी। और अगर उनके असासे करोड़ों से अरबों में बढ़ रहे हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। नैब अगर इदारा है तो वो उस इदारे में उनके असासों की छानबीन होनी चाहिए और जजा और सजा का अमल होना चाहिए जी। फिर जाकर अगर एक दूसरे को ब्लेम गेम से भी हमें निकलना पड़ेगा, तमीर और तरक्की की तरफ जाना पड़ेगा कि पाकिस्तान अगर 75 साल में हमारी जो कोताहियां थी उसकी वजह से हम आज बांग्लादेश से भी पीछे रह गए हैं। बांग्ला का टका कहाँ खड़ा है और हमारा रुपया कहाँ है? दुनिया भर में अगर बांग्ला की मसनूआत जा रही हैं, उनकी शर्ट्स जा रही हैं, उनके कपड़े जा रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री की चीजें बनी हुई जा रही हैं, हमें सोचना होगा क्या वजह है कि हम दुनिया से पीछे जा रहे हैं। ठीक है। हमारा रुपया क्यों पीछे जा रहा है? हमारी इंडस्ट्री क्यों बंद हो रही है? हमारी इंडस्ट्री किस तरह चल सकती है? हम किस तरह अपनी इंडस्ट्री को सस्ती बिजली दे सकते हैं? हमें वो जिस तरह डैम बन रहे थे उस तरफ जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली सैलाबों से बचने के लिए भी बलोचिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों में हमें डैम बनाना पड़ेंगे। ठीक है। इस तरफ अगर हम जाएंगे तो ही कुछ बेहतरी के इकदाम की तरफ जाएंगे तो कुछ बेहतर हो सकेगा। हम 100 साल मजीद एक दूसरे को ब्लेम करते रहें, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, ना पाकिस्तानी कौम के हालात बदल सकते हैं। इसी तरह गरीब अवाम जिस तरह 90 की दहाई से वो रोटी के लिए लाइनों में लगे हुए थे, आज भी वही सीन है। आज भी आटे के लिए रोते हुए नजर आते हैं। मुश्किल हो रहा है। तो आने वाले सालों में भी वो इसी तरह 90 की दहाई में हमने देखा, हम पीछे की बात को छोड़ देते हैं, जब से हमने होश संभाला 90 की दहाई से हमने देखा यही हालात है। वहां के
सियासतदान इसी तरह एक दूसरे को खींच रहे थे रोडों के ऊपर, हम पेट फाड़ेंगे, हम निकालेंगे, हम इससे निकालेंगे, और अवाम उसी तरह भूखे मारे थे। आज वही तमाम जमातें, जी बिल्कुल, करना पड़ेगा सियासतदानों को, अपने रवैये चेंज करने पड़ेंगे, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, पाकिस्तान की माशी हालात के लिए बेहतरी की तरफ हमें सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं अल्लाह देता साहब, हम इस बात पे मुत्तफिक हैं सब, और मेरा ख्याल है कि मेरे पैनलिस्ट भी मुत्तफिक होंगे इस बात पे कि जिस तरह से तमाम वुज़रा अपना प्रोटोकॉल और इक़्तिदार के नशे में नजर आते हैं, लेकिन जो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा हो, अवाम आटे के लिए तरस रही हो, वहां पे ये चीजें ज़ेब नहीं देती हैं कि वहां के वुज़रा और हुकूमती जो अरकान हैं वो गाड़ियों में घूमे। बस अभी क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ेंगे, बस आप तीनों से एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप अपने अपने उस पे पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिएगा कि अभी मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान को निकालने के लिए सबसे पहला और मेन काम क्या करना चाहिए, जिस पे अमल करके हम आवाम को भी रिलीफ दे दें और हुकूमत की मौजूदगी में पाकिस्तान की इकोनॉमी भी थोड़ी स्टेबल हो जाए। जो मैं ये समझता हूँ और तमाम तरह संजीदगी के साथ कि इलेक्शन ईयर में इन्होंने देख लिया कि जितना दाखिल हो गया इलेक्शन ईयर में जी, ठीक है, अब इसे 7-8 महीने में कोई हुकूमती पॉलिसी से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। बिल्कुल, तो सूनर पॉसिबल इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए, ठीक है, और जो आवाम की राय है उसे रिस्पेक्ट दें, ताकि जो आवाम और हुकूमत के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट आया है वो रिकवर करें, और जो पॉलिसीज नहीं आनी है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हो, वो इलेक्शन वाली पॉलिसीज ना हो। ठीक है जी हैदर साहब। इस वक्त ये जो $6 बिलियन के करीब पाकिस्तान को इमदाद मिल रही है, इससे ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि $16 बिलियन तक जो हमारा हदफ था, सैलाब की वजह से मुतासर हुआ, मसाइल पैदा हुए, तो वहाँ तक पहुँचे। अगर दुनिया पाकिस्तान के साथ आती है, खड़ी होती है और तावन करती है, क्योंकि इस वक्त दुनिया को चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की वजह से इस वक्त क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से मुतासर हुआ है, तो ये मदद आती है, तावन मिलता है, तो हम मसाइल से बहुत सारे निकल सकते हैं। तो पहली हमारा ये टारगेट होना। तो ये जो हेल्प की जा रही है, अच्छा हैदर साहब, ये जो हेल्प की जा रही है, आपने जैसा कि कहा कि जिस तरह वो मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान डेफिसिट से निकल सकता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो सकती है, तो उन लोगों का क्या होगा जो सैलाब से मुतासर हैं और जिनके लिए ये इमदाद आ रही है? तो उनको ये तावन हासिल होगा, इसके लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होंगे, उस पर काम होगा। अब दूसरी तरफ ये मत कहा जाए कि कुछ नहीं हो रहा। इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी नौजवान नस्ल के लिए टेक्नोलॉजी के शोबे में इन्वेस्टमेंट हो रही थी, काम हो रहा था, और गुज़िश्ता रोज़ ही मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में एहसन इकबाल ने यंगस्टर्स को वहाँ मोबिलाइज करने का कहा है, और लैपटॉप स्कीम दोबारा बहाल की है। इसके अलावा नौजवानों को IT सेक्टर में काम करने के लिए उन्होंने नए सेटअप लाने की बात की है, तो हर हुकूमत कर रही है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी पाकिस्तान में ये जो बैलेंस जो है, इस हवाले से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के हवाले से बाहर से जो पाकिस्तान से पैसा भेज रहे हैं पाकिस्तानी, इस हवाले से, तो इस बैलेंस के लिए वहाँ भी काम हुआ था उस वक्त भी IT के शोबे में, और दुनिया इस वक्त चूंकि टेक्नोलॉजी के शोबे से पैसा कमा रही है। पूरे पाकिस्तान का एक तरफ बजट सिलिकॉन वैली में किसी एक ऐप का उतना बजट होता है, तो लिहाजा इस शोबे में काम कर रही है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ये सब दुनिया ने जो तावन करने का फैसला किया है, इस पर संजीदगी से अमल किया जाए, इस पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इलेक्शन इतनी जल्दी होते नजर नहीं आ रहे। ठीक है जी, अल्लाह देता साहब। जी बिल्कुल, सबसे पहली बात तो यही है कि इलेक्शन अगर जाते हैं इलेक्शन की तरफ, और इलेक्शन फेयर होने चाहिए, इदारे कोई मुदाखलत उसमें ना करें। इलेक्शन की तरफ हम जाते हैं तो जो अवाम जिसको सिलेक्ट करते हैं, जिससे लेके आते हैं, अगर वो आता है तो पाकिस्तान की डायरेक्शन को सीधी हो सकती है। इस हुकूमत में रहते हुए भी फिलफोर जो करने का काम है वो अवाम को रेस्क्यू करने का जरूरत है, क्योंकि अवाम जिस बहरान से गुजर रहे हैं, जिन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, अवाम के लिए इस वक्त ना आटा खरीदना आसान है, ना अवाम के लिए सब्जी खरीदना आसान है, और ना अवाम के लिए आगे अपने बच्चों की फीसें देना आसान है जी। ये फिलफोर रेस्क्यू करना चाहिए। पाकिस्तान के पास्को के गोदामों में गंदम पड़ी है, सिर्फ जो करप्ट माफिया है, जो ये डीलर हैं, जो लोग इस चीज को इससे नजायज फायदा उठा रहे हैं, हमारे इदारे मौजूद हैं, हमारे AC DC हर जिला में मौजूद हैं, उनको एक्टिव करने की जरूरत है, और ये जितने भी माफियाज हैं इनको लगाम डालने की जरूरत है। अवाम को रेस्क्यू करें, और उससे हटकर अल्टीमेटली हमें इलेक्शन की तरफ जाना होगा, और जो 5 साल हुकूमत में आकर बैठेगा वही पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ आगे लेके जा सकता है, और बाहर की दुनिया, बाहर का सरमायादार वही उन पे ट्रस्ट करेगा जो 5 साल के लिए बैठे होंगे। इस वक्त आपके बैरूनी जो सरमायाकार हैं वो नहीं आ रहे, बाहर से आपका पैसा नहीं आ रहा, आपका ओवरसीज बाहर का डॉलर नहीं भेज रहा,
آپ کی مشکلات مزید بڑھتی جائیں گی. اسی طرح وقتی امداد کے ساتھ جس طرح بیرونی امداد آپ کی آ رہی ہے, اس امداد سے آپ کا زیادہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. ایک منٹ ٹھہرے, میرا خیال کیمرہ بند ہو گیا. آپ کو جانا پڑے گا الیکشن کی طرف. آپ الیکشن کی طرف جتنی جلدی جائیں گے اتنا اس پاکستان کے لیے بہتر ہوگا, پاکستان کے عوام کے لیے بہتر ہوگا. جی بالکل علادیتا صاحب, آپ نے درست کہا کہ الیکشن ہونی چاہیے. میرے تینوں پینلسٹ کا یہی جواب ہے کہ الیکشن کو وقت پہ ہونا چاہیے تاکہ ملک کی معاشی صورتحال بھی بہتر بنائی جا سکے اور عوام کو بھی ریلیف مل سکے. ایک دفعہ پھر اپنے پینلسٹ کا شکریہ ادا کروں گی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, اپنے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.